Hello everyone. So today we will be starting our chapter number 3, गैसियस पोल्यूटेंट के कंट्रोल, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सल्फर ऑक्साइड्स यानी कि सॉक्स। तो इसमें क्या 4 मेथड है जिससे हम सॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है चेंज टू लो सल्फर फ्यूल, यानी कि हम जो हाई सल्फर वाले कोल होते हैं उसकी बजाय हम नेचुरल गैस या फिर लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस, लो सल्फर ऑयल, लो सल्फर कोल, मतलब जो भी फ्यूल है हम उसमें मतलब अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं। दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड है यूज़ डीसल्फराइज्ड कोल और ऑयल। तो डीसल्फराइज ऑयल और कोल, उसका क्या मतलब है? मतलब कोल है, सपोज कोल है, कोल में का सल्फर तो होगा, तो सल्फर दो प्रकार से होंगे, एक ऑर्गेनिक होगा और एक इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक की तो कोई इशू नहीं है, वो हम वॉशिंग से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक होता है वो केमिकली बाउंड होता है, इसलिए उसको निकालने में थोड़ी तकलीफ पड़ती है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं? तो उसका हम कॉल गैसिफिकेशन करते हैं। जो कॉल होता है उसका हम गैसिफिकेशन करते हैं, वो एक सेपरेट डिस्कशन हो जाएगा। वीडियो को लंबा ना रखते हुए हम डिसल्फराइजेशन को इतना ही समझते हैं कि डिसल्फराइजेशन यानी कि उसमें से जो सल्फर को हम रिड्यूस करते हैं। ओके, वो लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और थर्ड है हमारा टॉल स्टैक डिस्पर्जन, यानी कि टॉल स्टैक यानी बहुत ऊंची हम स्टैक कर देंगे और बहुत ऊंचाई पर हम डिस्पर्स करेंगे, जिससे कि ग्राउंड लेवल पोल्यूट ना हो। लेकिन फिर भी ये मूट पॉइंट है। मूट पॉइंट यानी हाँ ना, या मतलब ये सही है या गलत है, ये इस पर अभी चर्चा चालू है। और लास्ट, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। ऊपर के 3 हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, कंफ्यूज मत होएगा। ऊपर क्या था? सेकंड था आपका डीसल्फराइज, यानी कि ये क्या था आपका? फ्यूल डीसल्फराइजेशन, यानी कि जो फ्यूल था, फ्यूल फ्यूल का आप डीसल्फराइज कर रहे हैं। ये देखिए, आप कोल क्या है? ये फ्यूल है, उसको आप डीसल्फराइज कर रहे हैं। लेकिन ये फोर्थ मेथड क्या है? ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी, लेट मी एक्सप्लेन। સપોઝ ધીસ ઇઝ યોર સ્ટેક, આ તમારી સ્ટેક છે, એમાંથી પોલ્યુટન્ટ નીકળે. ઓકે, તો હવે ડાયરેક્ટ તો રિલીઝ કરાય, મતલબ હા, સ્ટેક ડાયરેક્ટ મેં રિડ્યુસ કરી દીધું, ડાયરેક્ટ રિલીઝ નહીં કરાય. સપોઝ આ તમારું કોઈ યુનિટ છે, એમાંથી એર પોલ્યુટન્ટ નીકળ્યા, સપોઝ સોક્સ નીકળ્યો. ઓકે, તો એને ડાયરેક્ટ તો રિમૂવ કરાય નહીં. ઓકે, તો આ જે ફ્લુ ગેસ નીકળી તેને ડાયરેક્ટ રિમૂવ નહીં કરાય, એને પહેલાં ડીસલ્ફરાઇઝેશન કરવું પડે. તો એના માટે મતલબ આ જે ફ્લુ ગેસ ડિસલ્ફરાઇઝેશન છે એ આફ્ટર કમ્બશન ટેકનિક છે. આફ્ટર કમ્બશન ફ્લુ ગેસ ડિસલ્ફરાઇઝેશન એ આફ્ટર કમ્બશન ટેકનિક છે. એક ફ્લુ ગેસ ડિસલ્ફરાઇઝેશન એ આફ્ટર કમ્બશન ટેકનિક છે. અને ફ્યુલ ડિસલ્ફરાઇઝેશન, તો ફ્યુલ ડિસલ્ફરાઇઝેશન કેવી ટેકનિક હતી? બિફોર કમ્બશન. સપોઝ કમ્બશન અહીંયા થાય છે, તો બિફોર કમ્બશન કઈ હતી? ફ્યુલનું ડિસલ્ફરાઇઝેશન. કોલ હતો, સપોઝ કોલ, તો એમાંથી સલ્ફરને રિડ્યુસ કર્યો, એ તમારી ફ્યુલ ગેસ ડિસલ્ફરાઇઝેશન હતી.
અને આ છે ફ્લુ ગેસ ડિસલ્ફરાઇઝ कम्बशन। सॉरी, मैं थोड़ा गुजराती में बोल गया। ये कम्बशन, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन इन हिंदी। ये जो कम्बशन है, कम्बशन से पहले जो हुआ, इस कम्बशन के पहले जो कोल था उसमें से हमने सल्फर कम किया, उसको हम बोलते हैं फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। और कम्बशन के बाद जो फ्लू गैस निकली उसको हम डीसल्फराइजेशन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। आई होप यू क्लियर अबाउट इट। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में 4 मेथड आती है। पहली है थ्रो अवे, सेकंड रीजनरेटिव, थर्ड वेट एंड फोर्थ ड्राई। तो वेट एंड ड्राई में तो कुछ नहीं है। वेट में तो हमारा जो वेट स्क्रबर था वैसा ही है। ड्राई में ड्राई डिस्पोजल होता है। और जो मेन इम्पोर्टेंट हम फोकस करेंगे वो है थ्रो अवे एंड रीजनरेटिव प्रोसेस। तो थ्रो अवे प्रोसेस क्या होती है और रीजनरेटिव प्रोसेस क्या होती है। तो थ्रो अवे में क्या होता है, एक बार हमने सपोज स्क्रबर है, यहाँ से गैस इन हुई, ऊपर से लिक्विड आ रहा है, यहाँ से जो डिस्पोजल हमें मिला, डिस्पोजल में कुछ भी स्लज समझ लीजिए, वो डिस्पोजल को हमें थ्रो अवे करना है, यानी थ्रो ही करना। उसका हमें कोई यूज़ नहीं है, उसका हमें डिस्पोजल ही करना पड़ेगा। लेकिन रीजनरेटिव में क्या है, रीजनरेटिव में देयर इज़ नो डिस्पोजल, वी कैन रीजनरेट। सपोज हमने वो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक 7 मार्क्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे तब हम रीजनरेटिव को अच्छे से क्लियर करेंगे। शायद अब वही नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन है। पहले अब वही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उस क्या है, डिस्कस लाइम स्क्रबिंग थ्रो अवे प्रोसेस फॉर रिमूविंग सॉक्स फ्रॉम फ्लू गैस। तो फ्लू गैस में से सॉक्स को रिमूव करने के लिए लाइम स्क्रबिंग लाइम क्या होता है, CaO, लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3। तो हमें ये लाइम और लाइमस्टोन डालना है। और हम देखिए, अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि प्रोसेस कैसे होती है। ये आपका स्क्रबर हो गया, यहाँ से इनलेट आएगा, ठीक है। सपोज ये हमारा क्या बोलते हैं, स्प्रे टावर है, तो यहाँ से हम स्प्रे करेंगे। ऐसे तो नहीं स्प्रे होगा, आप समझ लेना, थोड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ से स्प्रे हो रहा है, क्या स्प्रे हो रहा है, जो हमारा सिंपल स्क्रबर था हम वाटर स्प्रे कर रहे थे, लेकिन ये हमारा सॉक्स रिमूवल के लिए है। तो हम इसमें क्या डालेंगे, लाइमस्टोन, ये हम डालेंगे जिससे कि हम सॉक्स रिमूव कर पाए। तो इसकी रिएक्शन केमिस्ट्री नीचे दी गई है। मैंने जो सिंपल मैकेनिज्म बता दिया ऐसे ही काम करता है फ्लू गैस ये जो हमारा लाइमस्टोन स्क्रबिंग है, थ्रो अवे प्रोसेस, ये थ्रो अवे प्रोसेस है। क्यों थ्रो अवे प्रोसेस है, नॉन रीजनरेटिव? क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा, नीचे मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये जो हमें एंड में मिलता है, ये विथ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, मतलब ये थोड़ा स्लज टाइम बीतला है। हमें कम्प्लीटली क्या बोलते हैं, हम इसको रीजनरेट नहीं कर सकते। इसमें जो हमें मिलता है CaCO3 इंटू 2H2, इसको हमें डिस्पोज ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं डिटेल में। मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ये वीडियोस में, ओके।
ये कोरोजन भी हो सकता है, डिसएडवांटेज है इसके, कोरोजन हो सकता है, सॉलिड और वेस्ट डिस्पोजल और केमिकल स्केलिंग, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप ये सब समझ रहे आप। इसमें आई थिंक दिस डज नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। ये हो गया लाइमस्टोन और लाइम थ्रो प्रोसेस। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट रीजनरेटिव। रीजनरेटिव में क्या होता है, मैं आपको फ्लो डायग्राम पहले थोड़ी इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ से फटाफट बता देता हूँ कि इसमें फ्लाई ऐश नहीं होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम होगी। और इसमें जो फाइनल SO2 गैस मिलती है वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसन के लिए प्रोडक्शन के लिए काम आती है, वहीं पे इसको भेज दिया जाता है। और इसमें जो 90% इसकी एफिशिएंसी रहती है। ये सब स्टेजेस की केमिकल रिएक्शन है, ये सब आप एक बार पढ़ ले तो अच्छा है। एडवांटेज डिसएडवांटेज लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले ये फिगर में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, मुझे भी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये रोटेट करूँगा तो फिर वीडियो का इफेक्ट होगा, इसलिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, इसमें से समझ लेना। देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा मिक्सिंग टैंक है, ठीक है। अब मिक्सिंग टैंक है, इसमें क्या है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर है, वाटर हम डाल रहे हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्लरी बन गई। अब ये स्लरी जाएगी स्क्रबर में, ये अपना क्या है, स्क्रबर है, स्क्रबर में ऊपर से हम डालेंगे ये हमारी स्लरी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और स्क्रबर में से वो यहाँ से फ्लू गैस आ रही है, ठीक है, यहाँ से फ्लू गैस आ रही है इधर से। तो इसके बाद जो प्रोसेस होगा, क्लीन गैस तो ऊपर से बाहर आउटलेट होके निकल जाएगी, उसको रीहीट करना क्यों पड़ेगा, रीहीट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो अंदर गैस आई है मतलब जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट के बाद वो कोल्ड हो गई होगी। और अगर हम उसको डिस्चार्ज करेंगे, मतलब स्टैक से हम उसको इमिट करेंगे, तो फिर वो ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि वो कोल्ड होगी। इसलिए हमें ज़्यादा ऊंची जाए, इसके लिए हमें रीहीट करना ज़रूरी है। नाउ ये जो हमारा स्लज जैसा जो निकला होपर से, ये जो होपर से हमारा निकला, तो ये जाएगा सेंट्रीफ्यूज में। नाउ व्हाट विल हैपन टू सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज में क्या, सॉलिड और लिक्विड दोनों अलग हो जाएंगे, सॉलिड और लिक्विड दोनों अलग हो जाएंगे सेंट्रीफ्यूज में, ठीक है। ये लिक्विड तो चला गया, ये हमारा देख ही लेते हैं इसको आपको शायद समझ में ना आए। ये देखिए, ये लिक्विड चला जाएगा इधर से इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्लरी के साथ, और ये फिर वापस स्क्रबर में जाएगा। लिक्विड का तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सॉलिड पार्ट हुआ लिक्विड तो कोई बात नहीं। जो MgSO3 है तो वो जाएगा रीजनरेटिव सेक्शन में। नाउ व्हाट विल हैपन टू रीजनरेटिव सेक्शन, रीजनरेटिव में उसमें हाई हीट हाई टेम्परेचर होता है, और ये हाई हीट और हाई टेम्परेचर की वजह से जो MgSO3 है उसमें से SO2 ऊपर चला जाता है, तो बचा क्या, MgSO3 है तो SO2 चला गया तो सिर्फ MgO बचा। तो वही तो हमारा इनिशियल सॉलिड फॉर्म था ना, जो हमने स्लरी बनाने के लिए डाला था। देख लीजिए यहाँ, ये MgO ही तो हमने डाला था, तो यही हमें मिल रहा है, तो ये हो गया ना रीजनरेट। यही तो है हमारा रीजनरेटिव प्रोसेस। ये रीजनरेटिव सेक्शन की हेल्प से ये
ये रीजनरेटिव सेक्शन में रीजनरेशन होता है। MgSO3 से MgO और SO2 अलग बढ़ गए, तो ये हमारा H2SO4 बनाने के लिए काम आता है, और ये हो गया रीजनरेटिव। आई होप आपने क्लियर होगी ये मेथड। नाउ इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो यस इट इज़ एडवांटेजेस, कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता, ये भी हमने देखा। और वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम कैसे होगी अगर वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, तो फिर ये भी ऑब्वियस बात है। और SO2 हम H2SO4 में यूज़ करते हैं, ये भी हमारा एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज है कि ये एनर्जी बहुत रिक्वायर करता है, क्योंकि रीजनरेटिव सेक्शन में हमें हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो फिर एनर्जी तो रिक्वायर होगी ही। तो ये हो गया आपका, ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। याद रखने की शायद मैं समझा ही देता हूँ, याद रखने की शायद ज़रूर भी नहीं है। ये स्लेकिंग यानी इनिशियल जो मिक्सचर बनता है वो क्या MgO और H2O बन के क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। वो हमारे यही इतनी स्लरी MgO की स्लरी थी, वही थी, ये स्लरी है, ठीक है, स्लरी। और ये भी स्लरी SO2 के साथ रिएक्ट करके क्या MgSO3 बनाती है, ठीक है, MgSO3। फिर ये MgSO3 फिर अगेन H2 और SO2 के साथ MgSO3 ट्वाइस बनाता है, और फिर ये MgSO ट्वाइस के साथ H2 के साथ रिएक्शन करके MgSO3 इंटू H2O ये बनाता है, और ऑक्सीडेशन से MgSO4 बन जाता है। Now what is MgSO4? MgSO4 is nothing but a gypsum. Okay. Now MgSO3 ने अगेन 800 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस क्या છે रीजनरेटिव सेक्शन में, ओके, ठीक है। सो दिस इज MgO प्रोड्यूस, MgSO4 से भी प्रोड्यूस हो जाता है तो ये उसकी रिएक्शन केमिस्ट्री हो गई, और ये इसकी फिगर हो गई, ठीक है। और क्या है इसमें, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार। डिफरेंस में क्या है कि ड्राई स्क्रबिंग और वेट स्क्रबिंग में क्या होता है, वेट स्क्रबिंग में टेम्परेचर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ड्राई स्क्रबिंग में उस जो इनलेट टेम्परेचर होता है एंटरिंग गैस का, वो अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है, और आउटलेट 30 डिग्री अबव इट्स ड्यू पॉइंट, ठीक है, ड्यू पॉइंट से 30 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए एट लिविंग। और इसमें क्या है कि जो कॉस्ट होता है ऑब्वियसली जो हमारा वेट स्क्रबिंग है वो उसमें हाई होगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी भी हाई है इसीलिए। और इसमें वेस्ट जनरेट पाउडर फॉर्म में वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि इसमें हम लिक्विड थोड़ी यूज़ करते हैं इसलिए। और इसमें तो स्लज क्योंकि हम लिक्विड यूज़ करते तो इसलिए स्लज ही बनेगा। और वेस्ट डिस्पोजल की हमें टेक्निक और ज़रूर पड़ेगी वेस्ट डिस्पोजल की, ठीक है, यही लिखा है वेस्ट डिस्पोजल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें तो क्या डिस्पोज करना है, और इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं लगते, इसमें ज़्यादा लगते हैं। इसमें मोस्टली क्या यूज़ होता है, लाइम स्लरी यूज़ होती है और अल्कलाइन स्लरी, बहुत मोस्टली यही यूज़ होता है। और ड्राई स्क्रबिंग में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और स्टेक लाइम सॉल्यूशन मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। ये 6 पॉइंट काफ़ी है, 3 मार्क में पूछा जाता है। और अब SO2 के सोर्सेस देख लेते हैं। तो उसके नेचुरल और मैन मेड सोर्सेस, नेचुरल में वॉल्केनिक इरप्शन, हॉट स्प्रिंग, बायोलॉजिकल डिके, यानी लेट मी जस्ट गिव यू अ explanation. So what happen in biological degradation is सपोज कोई एनिमल की डेड बॉडी है तो वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में जो एनारोब्स यानी डेट्रीवर्स, जो आई थिंक ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये जो डिग्रेडेशन करते हैं बैक्टीरिया, उसकी वजह से जो
कई बार H2S गैस रिलीज होती है। सो ये 3 मेजर सोर्सेज हैं नेचुरल। मैनमेड सोर्सेज में क्या है, उसमें कोल कंबशन कहाँ से, कोल कंबशन इंडस्ट्री करेगी, कमर्शियल या यूटिलिटीज जो भी करेगी। आपको ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कोल कंबशन कहाँ से, इंडस्ट्री से, कमर्शियल से, यूटिलिटीज से, ठीक है। और ऑयल कंबशन कहाँ से, इंडस्ट्री, कमर्शियल, यूटिलिटीज से। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी केमिकल्स एंड एलाइड, यानी कि जो केमिकल प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे जो उसमें सल्फर केमिकल भी प्रेजेंट होता है, इसलिए बहुत केमिकल रिएक्शन से सल्फर ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। और ये मेटल प्रोसेसिंग पेट्रोलियम से तो रिलीज होती है। मेटल प्रोसेसिंग से रिलीज कैसे होते हैं, तो कई क्या होता है, जो हमारी मेटल होती है उसको हम प्योर फॉर्म में तो एक्सट्रैक्ट करते नहीं। जब हम माइनिंग से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होगी, हमें उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वो क्या होता है, प्योरीफाई करने की प्रोसेस में उसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों कंपाउंड होते हैं। तो जब प्योरीफाई करेंगे तब सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सॉक्स बना देगा, और नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नॉक्स बना देगा, ठीक है। और व्हीकल इमिशन से भी रिलीज होता है और बाकी सोर्सेज, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सॉक्स। वी विल डिस्कस नॉक्स इन द नेक्स्ट वीडियो।